हेलो एवरीवन, जीके जीएस के 1000 प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम इतिहास और भूगोल के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम साइंस के 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में बैक्टीरियल रोग दिए गए हैं? यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में पूछ रहा है। इसमें आपका पहला है टिटनेस। तो टिटनेस किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है, ये तो सही है आपका। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, ये भी किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। मीसल्स, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? खसरा। तो खसरा किससे होता है? तो खसरा जो है वायरस से होता है, यानी ये विषाणु से होता है। तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। बी आपका डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग, ये सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग ये किससे होते हैं? तो ये आपका बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, यानी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। कॉलरा की बात करते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? हैजा। हैजा किससे होता है? तो ये भी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया से होता है। मम्प्स, जिसे क्या कहते हैं? गलसुआ। गलसुआ किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। ठीक है, ये वायरस से होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी है आपका मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया ध्यान रखिएगा प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। मम्प्स वायरस से होता है। और पोलियोमाइलिटिस, ये भी आपका किससे होता है? तो वायरस से होता है। तो इसमें बैक्टीरिया से पूछा था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में बात करें, यानी बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, कुकुर खांसी, निमोनिया, हैजा, हैंसन रोग, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, सिफिलिस, हर्पीस, मेनिंजाइटिस और नेफ्रिटस रोग, ये सब किससे होते हैं? तो ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है, अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल है। अमाशय की अम्लता के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमाशय की अम्लता यानी एसिडिटी HCl की अधिकता के कारण होता है। अमाशय की अम्लता किसके कारण होता है? तो HCl की अधिकता के कारण होता है, जिससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है, द्वारा उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवक के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या। एस्परजिलस, ये इंपॉर्टेंट है। एस्परजिलस नामक कवक के कारण एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता होती है। ये ध्यान रखिएगा, एस्परजिलस भी पूछा जाता है क्या है? तो ये कवक होता है। ठीक है, एस्परजिलस नामक कवक के कारण एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता होती है। या मूंगफली, मक्का, ज्वार, गेहूं, चावल आदि की गीले अवस्था में भंडारण से उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यह विषाक्त पदार्थ यकृत को भारी क्षति पहुंचाता है। इसकी जटिलता यकृत कैंसर भी उत्पन्न कर सकती है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति में दृष्ट वैषम्य किसके कारण होता है? किसी व्यक्ति में दृष्ट वैषम्य किसके कारण होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र गोलकों में अत्यधिक तरल दबाव के कारण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्ट वैषम्य जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। रोग में अपवर्तन दोषपूर्ण होने के कारण प्रकाश की किरणें रेटिना में एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती हैं। ये कैसा दोष है? तो ये अपवर्तन दोष है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस रोग में नेत्र गोलकों में तरल का अत्यधिक दबाव हो जाता है। इस दशा में लेंस की उत्तलता अनियमित हो जाती है तथा इसके वक्रों में परिवर्तन आ जाता है। आंख में कौन सा लेंस होता है? तो ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
इसके उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उपचार के लिए रोगी को वक्र परिवर्तन के पूरक लेंस वाला चश्मा दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है क्योंकि, इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है क्यों? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भूरी बोतलें प्रकाश के प्रवाह को अपने अंदर आने से रोकती हैं, इसलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। सिल्वर नाइट्रेट, इसे क्या कहा जाता है? इसे लूनार कास्टिक भी कहा जाता है। इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा, AgNO3 इसका फार्मूला होता है। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जिसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अपघटित हो जाता है। भूरी बोतलें प्रकाश के प्रवाह को अपने अंदर आने से रोकती हैं, इसलिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, Ag के विद्युत लेपन में, अंगुली पर वोटर निशान बनाने के लिए स्याही के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रयोग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देखता है तब सूर्य की स्थिति व्यक्ति के संदर्भ में होगी। करा, जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देखता है तब सूर्य की स्थिति व्यक्ति के संदर्भ में क्या होगी? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के पीठ के पीछे, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, इंद्रधनुष इंपॉर्टेंट है, व्याख्या ध्यान से देखिएगा इसका। इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ये पूछा जाता है, इंद्रधनुष जो है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। वर्षा के बाद वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष बनता है। इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष लाल, नारंगी, पीले, हरे, आसमानी, नीले व बैगनी रंगों का एक वृत्ताकार वक्र होता है। जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देख रहा होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य उसकी पीठ के पीछे की दिशा में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। दोनों ओर से उभरी हुई सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को उत्तल लेंस कहते हैं। यह आपतित प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है। उत्तल लेंस क्या होता है, आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है, दोनों तरफ से उठा होता है और ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, यानी इकट्ठा करता है। ये एक जगह इकट्ठा करता है प्रकाश की किरणों को, ठीक है, अभिसारित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक 5 ग्राम वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। कह रहा है एक 5 ग्राम वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? संवेग के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन ए, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारी वस्तु जो होगी उसमें अधिक संवेग होगा। संवेग बराबर क्या होता है, तो √2mk। तो m क्या है यहाँ पे, क्या है तो द्रव्यमान है, और k यहाँ पे क्या है तो गतिज ऊर्जा है। 5 ग्राम वाले के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका P1 √10 के आएगा, और 10 ग्राम वाले के लिए निकालेंगे तो √20 के आएगा। तो इसका संवेग किसका ज़्यादा है, तो 10 ग्राम वाले का, यानी भारी वस्तु का। अगला प्रश्न है, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाला सोल्डर है। जो सोल्डर होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीसा एवं टिन की मिश्र धातु होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत तारों को आपस में जोड़ने हेतु प्रयुक्त मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सोल्डर सीसा एवं टिन की मिश्र धातु होती है। सोल्डर के लिए शीशे तथा टिन की मिश्र धातु का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रुधिर में ग्लूकोज की कितनी निश्चित मात्रा होती है? रुधिर में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 90 से 160 mg/bl। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रुधिर में ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा 90 से 160 mg प्रति BL सदैव होती है और इसलिए इसे रुधिर शर्करा भी कहते हैं। मुख्यतः ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज को क्या कहते हैं तो ईंधन पदार्थ होता है ये, ठीक है, ये आपका जीवों का ईंधन होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराथायराइड ग्रंथ की पृष्ठ सतह में धसी मटर के दाने के बराबर 4 छोटी एवं गोल रचनाएं हैं। ये ग्रंथियां पैराथार्मोन यानी PTH नामक हार्मोन का स्रावण करती है, जिसे कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोलिप का हार्मोन भी कहा जाता है। यह रक्त में कैल्शियम व फास्फेट आयनों की संख्या का नियमन करके होमोओस्टैटिस में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। नेक्स्ट है सुमिलित करना है, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम अलग अलग समझ लेते हैं। गलसुआ के बारे में बात करें तो यह लार ग्रंथ को प्रभावित करने वाला मम्स विषाणु जनित रोग है। किससे होता है ये वायरस से होता है। इसका संक्रमण रोगी के लार से होता है। ये ध्यान रखिएगा, गलसुआ जो होता है किससे होता है तो मम्स विषाणु से होता है यानी वायरस से होता है। चेचक की बात करें तो यह रोग वरियोला विषाणु द्वारा फैलता है। ये भी आपका किससे होता है तो ये आपका वरियोला विषाणु यानी वायरस से होता है। यह रोग वायु द्वारा या रोगी से सीधे संपर्क द्वारा प्रसारित होता है। खसरा की बात करें तो यह रोग पैलिनोसा मार्बिलोरम नामक विषाणु के संक्रमण से होता है। यह भी आपका किससे होता है तो विषाणु से होता है। यह रोग सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। छोटी माता की बात करें तो यह रोग वेरिसेला विषाणु के उपजाति द्वारा फैलता है। यह रोग रोगी के श्वास या छींकों द्वारा प्रसारित होता है। ये सारे रोग जो किससे होते हैं तो ये वायरस से होते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है जैव ईंधन किस पादप के बीज से प्राप्त होता है। जो जैव ईंधन होता है किससे प्राप्त होता है तो जेट्रोफा से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेट्रोफा। यूरोफोबिएसी कुल का पौधा है। जो जेट्रोफा होता है तो ये आपका यूरोफोबिएसी कुल का पौधा होता है, जो अर्धशुष्क क्षेत्रों जैसे भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन में उगता है। इनके बीज में तेल की लगभग 35 से 40% मात्रा होती है। इससे प्राप्त तेल का ज्वलनताप अधिक होने के कारण यह बहुत सुरक्षित होता है। 1.05 किलोग्राम जेट्रोफा तेल में 1 किलोग्राम जैव ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में यह दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे आप लोग क्या कहते हैं खाने वाला सोडा कहते हैं, का सांद्र विलयन अग्निशामक यंत्र की बोतल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रखा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला क्या होता है तो NaHCO3 को बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा और ब्रेड सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्ठी में किसका प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु भट्ठी से तात्पर्य उस युक्त या भट्ठी से है जिसमें रेडियो सक्रिय तत्व जैसे यूरेनियम यानी U-235 आदि की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। शीतलक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। परमाणु रिएक्टर से उष्मा को बाहर निकालने के लिए काम में लिया जाने वाला पदार्थ शीतलक कहलाता है। शीतलक के उदाहरण कौन कौन से हैं तो आपका द्रव NaCO2 गैस, H2O या D2O, जिसे क्या कहते हैं आप लोग भारी जल कहते हैं, ठीक है, भारी जल। मंदक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं मंदक कहलाते हैं। परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में मुख्य रूप से ग्रेफाइट अथवा भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ें क्या होती हैं तो नियंत्रक छड़ों के रूप में बोरान तथा कैडमियम की छड़ें काम में ली जाती हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, परमाणु भट्ठी के बारे में है ये। नेक्स्ट,
फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है, मैंने पढ़ाया भी है इसके बारे में। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, लेंसों का प्रयोग किया जाता है इसमें। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से लेंस होते हैं? आपका उत्तल लेंस होता है और क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है, दो प्रकार के लेंस होते हैं। और दोष कौन सा होता है? तो एक होता है आपका दूरदृष्टि दोष होता है, एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि निकट में किसका प्रयोग किया जाता है और दूर में किसका प्रयोग किया जाता है। मैंने कई बार बताया है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला है, डायनमो एक मशीन है जिसका कार्य होता है। जो डायनमो होता है मशीन है, इसका कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट है, डायनमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायनमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। इसे क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। यह एक ऐसा जनरेटर या जनित्र है जो कंप्यूटर के उपयोग से दृष्ट धारा उत्पन्न करता है। विद्युत जनरेटर होता है ये। नेक्स्ट है, कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि कह रहा है कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है, क्यों? तो ऑप्शन सी, पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैर व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। किसकी वजह से? तो घर्षण की वजह से। बर्फ पे क्या होता है? घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर्षण बल क्या होता है? जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हों तथा उनके बीच अपेक्षित गति हो। दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। इस बल को क्या कहते हैं? तो घर्षण बल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उदाहरण की बात करते हैं घर्षण बल के, तो हम घर्षण के कारण ही चल फिर सकते हैं। तो जो हम चलते हैं वो किसकी वजह से? तो घर्षण की वजह से। घर्षण ना हो तो हम फिसल जाएंगे। मोटर कार एवं साइकिल के टायरों को खुरदरा घर्षण बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो उसमें खांचे बने होते हैं किस लिए बने होते हैं? टायर वगैरह में, तो घर्षण बल बढ़ाने के लिए। मोटर कार के ब्रेक घर्षण बल की अनुपस्थिति में कार्य नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है। घर्षण बल के कारण ही किसी मशीन के विभिन्न भागों को घुमाना क्या होता है? संभव होता है। ये सब जो है घर्षण बल के उदाहरण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिलीरुबिन व बिलिवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है। बिलीरुबिन व बिलिवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पित्तरस में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। बिलीरुबिन व बिलिवर्डिन दोनों ही पित्तवर्धक हैं जो हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। ये क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ है और अपच भोजन के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। पित्तरस की बात करते हैं तो पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। और ये पित्त जो होता है ये हरे पीले रंग का क्षारी तरल होता है। ठीक है, क्षार होता है। इसका पीएच 7.6 से 7.7 तक होता है, जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्या बनाता है? तो क्षारी बनाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो ये किस में पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है और इसकी वजह से क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एस्केरेसिस रोग का कारक है। एस्केरेसिस रोग का रोग कारक यानी किसकी वजह से होता है ये? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस्केरिस लुब्रिकाइडिस के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य या अनाज प्रजाति है। कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित पहला अनाज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्डन चावल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य प्रजाति टिट्रिकल है। टिट्रिकल गेहूं व राई के F1 संकर के गुणसूत्र द्विगुणन से प्राप्त होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, गोल्डन चावल में क्या पाया जाता है? तो ये आपका विटामिन ए पाया जाता है। इसमें ये ज़्यादा पूछा जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसमें क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। अला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप सुघट्य है? कौन सा एक ताप सुघट्य है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीवीसी। कुछ प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं तथा आसानी से मोड़े जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ताप सुघट्य कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है आपका? पीवीसी।
पीवीसी का उपयोग कहाँ पे होता है? तो बरसाती बनाने में, बैग बनाने में, विनाइल फर्श बनाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। रबर क्या होता है? तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर के गुण जैसे प्रतिरोध व प्रत्यास्थता को सुधारने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इसे रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मैंने पढ़ा है इसको, इंपॉर्टेंट है ये। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है ये? तो ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? जिसमें आपका ऊष्मा निकलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है यानी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बात करते हैं अपघटन, श्वसन, प्राकृतिक गैस का जलना इसके उदाहरण है। श्वसन भी कैसा है? क्या है ये? आपका ऊष्माक्षेपी है। इसमें क्या होता है? ऊष्मा निकलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के अवशोषण के साथ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे आपका पाचन हो गया और क्या हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण, ये क्या होता है? ऊष्माशोषी होता है, ठीक है, ऊष्मा ये लेते हैं। नेक्स्ट है, आजकल सिरके का मुख्यतः उपयोग रसोई घर में एक सामान पकाने के संघटक के रूप में किया जाता है। यह एक आसानी से उपलब्ध हल्का अम्ल है, इसमें पाया जाता है। मैंने कई बार बताया इसके बारे में। सिरके में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें? आपका सिरके में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, इसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये आपका दूध में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये आपका खट्टे पदार्थों में यह पाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोनार युक्त में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? मैंने कई बार बताया इसके बारे में, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है पनडुब्बियों में किया जाता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक आवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? हम पराश्रव्य कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी जो आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेथिल एल्कोहल को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, ठीक है। यह रंगहीन द्रव ज्वलनशील व एथेनॉल से भिन्न और मानव के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्नानुसार प्रवाहित होती है। विद्युत धारा जो है कैसे प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उच्च से निम्न। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन सदैव उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर बहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सदैव उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर बहते हैं। इसी प्रकार सेल की धनात्मक टर्मिनल में ऋणात्मक टर्मिनल की अपेक्षा अधिक विभव होता है। ऋणात्मक टर्मिनल में क्या होता है? अधिक विभव होता है। अतः इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। इस प्रकार विद्युत धारा ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर बहती है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अला निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगेली नामक रोग होता है? किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगेली नामक रोग होता है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा GH। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। वयस्क अवस्था में GH यानी ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगेली रोग होता है। एक्रोमेगेली रोग में GH की अधिकता से शरीर के किसी अंग की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। बाल्यावस्था में GH हार्मोन की कमी से बौना तथा GH हार्मोन की अधिकता से भीमकाय रोग हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पेशियों की कार्यात्मक इकाई है। पेशियों की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्कोमियर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्कोमियर रेखित पेशियों की कार्यात्मक इकाई है जो शरीर की कंकाली पेशियों को बनाती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर या ऊपर रहता है? पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है? तो ऑप्शन सी 1/10 भाग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बर्फ का आयतन पानी से ज़्यादा होता है। जो बर्फ का आयतन होता है
पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए यह पानी पर तैरती है। तैरते वक्त लगभग बर्फ का 1/10 भाग पानी से बाहर रहता है। प्याले में रखी बर्फ पिघलने पर प्याले के पानी की तल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि बर्फ के 2 टुकड़ों को एक साथ मिला दें तो वो आपस में क्या होती है, चिपक जाती हैं। बर्फ में नमक मिलाने पर इसका गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसे फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं, जिसका उपयोग आइसक्रीम विक्रेता करते हैं। यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो बर्फ देर से जमती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है, तो ऑप्शन बी, अणुओं के मध्य ससंजक बल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण यह है कि उनके अणुओं के मध्य ससंजक बल कार्य करता है। जिन द्रवों के अणुओं के बीच कार्यकारी ससंजक बल अधिक होता है वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते हैं, जैसे कि आपका पारा। अगला है, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है। किसका गलनांक पूछ रहा है, न्यूनतम है, तो ऑप्शन डी सीजियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों कौन कौन से इसमें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एवं फ्रेंसियम। ये क्या है, आपका क्षार धातुएं हैं। सब क्षार धातुएं हैं क्योंकि ये धातुएं जल से अवक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करती हैं। इसमें सीजियम का गलनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्यों? क्योंकि प्रथम वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक बंध दुर्बल हो जाते हैं और गलनांक व क्वथनांक के मान कम हो जाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं है, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, यानी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका सारा द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर लगता है, यह भी ध्यान रखिएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार का द्रव्यमान केंद्र जमीन के नीचे धंसा होता है, इस कारण वह गिरती नहीं है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर में पारा इसलिए काम में लाया जाता है क्योंकि। पहले तो ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, वायु दाब, और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो पारे का। क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का घनत्व तो अधिक होता है, पारा चमकदार होता है और ये कांच की दीवारों पर चिपकता नहीं है, ये भी सही है। पारे का वाष्प दाब साधारण तापमापों पर उपेक्षणीय होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर का प्रयोग किसमें किस लिए किया जाता है, तो वायु दाब मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है, इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है, किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, सभी पर निर्भर करता है। यानी किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई व ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रतिरोध होता है ये लंबाई और ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और क्षेत्रफल के क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होता है। कौन सी बीमारी अलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म से पीड़ित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण यह होता है। इस गुणसूत्र असमानता का वर्णन सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने वर्ष 1866 में किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। इस बीमारी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र अंडजनन की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के समय त्रुटिवश अंडाणु में आ जाता है। इससे अंडाणु में 23 की अपेक्षा 24 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम, इसमें महिला के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आपका 45 हो जाती है। इसमें केवल X गुणसूत्र होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एडवर्ड सिंड्रोम में असमानता गुणसूत्र के 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ने से होती है। ये सब बीमारियां हैं, ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र से होने वाली। और अगला है आपका क्राइनफेल्टर सिंड्रोम में कोशिकाओं में 46 की अपेक्षा 47, 48 या 49 गुणसूत्र हो सकते हैं। यह अतिरिक्त संख्या X
वाई गुणसूत्र की होती है। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है, गुणसूत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पूछ रहा है क्या होगा? तो पहले घटता है और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पानी को 0 से 4 डिग्री बदलने पर ध्वनि का घनत्व ज्यादा तथा आयतन कम होगा। यदि 4 डिग्री से अधिक किया जाए तो पानी का घनत्व होगा, पे पानी का घनत्व कम होगा तथा आयतन क्या होगा आपका? अधिक होगा। अगला है, एलईडी का पूर्ण रूप है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलईडी में एक वर्डी प्रकाश का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यह एक विशेष प्रकार का डायोड है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यह अर्धचालक पदार्थों का बना होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आरडीएक्स होता है क्या होता है? विस्फोटक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, पैराफिन किसका उपोत्पाद होता है? ये इंपॉर्टेंट है। पैराफिन जो है किसका उपोत्पाद होता है? तो ऑप्शन बी, पेट्रोलियम परिशोधन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैराफिन या एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसकी रासायनिक सक्रियता बहुत ही अल्प होती है। पैराफिन हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अन्य खनिज तेलों में पाए जाते हैं। मेथेन सबसे सरल संरचना का पैराफिन है जो कोयले खान के कोयला गैस दलदल से निकली गैस में पाया जाता है, ठीक है, मेथेन। कुछ पौधों के मोम सदृश अवयवों में भी पैराफिन हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। अगला, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। मैंने बताया था एंडोस्कोपी जो है किस पर आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह आधारित होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एंडोस्कोपी। नेक्स्ट है आपका, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 240 यूनिट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जठर रस में होते हैं, तो जठर रस में जो है आपका क्या क्या होता है? तो पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है और रेनिन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जठर रस में पेप्सिन, जठर रस में आपका पेप्सिन होता है और लाइपेज होता है एवं रेनिन एंजाइम होते हैं। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज क्या करता है? तो ये वसा का पाचन करता है, और रेनिन क्या करता है? तो बच्चों के आमाशय में कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। कैसीन किस में पाया जाता है? तो आपका दूध में पाया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है, क्या होगा यदि पाचन ग्रंथि को पाराटाइल कोशिकाओं का स्रावण एक अवरोधक के कारण बंद हो जाए? करा क्या होगा यदि पाचन ग्रंथि को पाराटाइल कोशिकाओं का स्रावण एक अवरोधक के कारण बंद हो जाए? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एचसीएल स्रावण की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में नहीं बदलेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, पाचन ग्रंथि की पाराटाइल कोशिका यह क्या करती है? एचसीएल का श्रवण करती है। पाचन ग्रंथि की पाराटाइल कोशिका किसका श्रवण करती है? तो एचसीएल का श्रवण करती है। आप सभी को पता होगा एचसीएल क्या करता है? ये पाचन क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है जिससे एचसीएल द्वारा सक्रिय करके पेप्सिन में बदला जाता है, ठीक है। जो पेप्सिनोजन होता है ये निष्क्रिय होता है और इसे सक्रिय कौन करता है? तो एचसीएल इसे सक्रिय करता है, ठीक है, सक्रिय करके आपका पेप्सिन में यह बदलता है। नेक्स्ट है, शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या होता है? जो आपका WBC होते हैं उसका कार्य क्या होता है? सभी को पता होगा। ऑप्शन डी, रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो आरबीसी होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा जाता है, इनमें से कौन सी स्कंदित नहीं होगी? कह रहा कौन सा जो है इसमें जमेगा नहीं? तो रक्त सीरम, ठीक है, इसका थक्का नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लड क्या होता है? तो इसमें आपका प्लाज्मा होता है और रक्त कणिका होता है। सीरम क्या होता है? जब रक्त में फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए तो यह रक्त सीरम कहलाता है। जब रक्त में
फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाता है तो क्या होता है, रक्त सीरम होता है। और ये जो फाइब्रिनोजन होता है यही जो है आपका रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए जो सीरम नहीं जमेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बच्चों में एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होने का खतरा होता है? किस स्थिति में बच्चों में एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होने का खतरा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब माँ RH नेगेटिव तथा पिता RH पॉजिटिव हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में माता, यहाँ पे माता होगा, माता के गर्भ में बच्चे की RBC का फटना, ठीक है, ये कहलाता है। यह खतरा तब होता है जब पिता RH पॉजिटिव तथा माता RH नेगेटिव हो एवं इसके उपचार के लिए रोगन नामक का टीका होता है। नेक्स्ट है, प्रेसबायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण है। प्रेसबायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण क्या है? तो ऑप्शन डी, निकट एवं दूर दोनों वस्तुएं इसमें नहीं देख पाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेसबायोपिया रोग या इसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें निकट एवं दूर दोनों वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और इसमें जो है इस दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसमें आपका अवतल एवं उत्तल दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि इसके निम्नलिखित के साथ बंधुता अत्यधिक उच्च होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि जो है इसकी बंधुता किसके साथ उच्च होती है? तो हीमोग्लोबिन के साथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के साथ ये जो है तुरंत अपक्रिया करता है। यदि आयरन की मात्रा अधिक हो जाए तो हीमोग्लोबिन मेट में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि इसकी हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता अत्यधिक उच्च होती है। एक रोगी का रक्त परीक्षण बताता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा असमान रूप से अधिक है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? रोगी प्रदूषित वायु जिनमें निम्नलिखित कारक होता है का श्वसन करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक रोगी का रक्त परीक्षण बताता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा असमान रूप से अधिक है क्योंकि रोगी प्रदूषित वायु जिसमें क्लोरोफॉर्म का श्वसन करता है। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असमान होगी? इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? तो कीटोन की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति लंबे समय से भूखा है तो इसमें कीटोन की मात्रा असमान हो जाती है। गर्भवती महिला या दुग्धपान महिला के मूत्र में क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन से कोविड-19 रोग के लक्षण हैं? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लक्षण है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है? कौन सा जो है संक्रामक और असंक्रामक रोग है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एड्स होता है ये संक्रामक रोग होता है और जो कैंसर होता है ये असंक्रामक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका संक्रामक, दूसरा होता है असंक्रामक। इसमें आपका सजीव कारकों से फैलता है संक्रामक में, और असंक्रामक आपका निर्जीव कारकों से यह फैलती है। संक्रामक रोग की बात करें तो टाइफाइड हो गया, एड्स हो गया, निमोनिया हो गया, मलेरिया, ये क्या आपका संक्रामक रोग है। असंक्रामक में आपका कैंसर आता है। अगला है, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? इंपॉर्टेंट है, मृग मरीचिका यह किसका उदाहरण होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृग मरीचिका गर्मियों में दूर से देखने पर पानी का दिखाई देना मृग मरीचिका है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से उच्च हो, तो क्या होगा आपका? तब उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्वनि का जो तारतम्य होता है किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतम्य क्या होता है? ध्वनि का मोटापन अथवा पतलापन क्या कहलाता है? तारतम्य कहलाता है। या दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका उच्च, एक होता है आपका निम्न। उच्च में क्या होता है? तो आवृत्ति अधिक होती है, और निम्न में क्या होता है? आवृत्ति कम होती है। अगला, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाए
तो ध्वनि का वेग क्या होगा? अगर ध्वनि वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड, वही रहेगा ऑप्शन डी। देखिए, ध्वनि की चाल, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। सभी को पता होगा ध्वनि के लिए क्या होता है? तो माध्यम की आवश्यकता होती है तथा भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है। माध्यम में ध्वनि की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है एवं निर्वात में संचरण नहीं करती है। गैस का दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए जो है आपका वही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे मिलान करना है रेटिनॉल, टेकोफेरॉल, साइनोकोबाल्मिन और पायरिडॉक्सिन। तो रेटिनॉल से कौन सा रोग होता है? सभी को पता होगा, रेटिनॉल मैंने बताया था कई बार। तो रेटिनॉल से आपका नेत्र सूख कर लाल होना। टेकोफेरॉल से क्या होता है? तो टेकोफेरॉल आपका होता है अबाध्यता। और साइनोकोबाल्मिन रक्त की कमी। और पायरिडॉक्सिन ये आपका मानसिक व्याधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे देखते हैं, रेटिनॉल यानी विटामिन ए की कमी से नेत्र सूख कर लाल हो जाते हैं। टेकोफेरॉल आपका विटामिन ई, इससे कमी से क्या होता है? बांझपन होता है। साइनोकोबाल्मिन आपका जो है, इससे आपका रक्त अल्पता यानी एनीमिया होता है। विटामिन B12 को कहते हैं। ठीक है, ये रासायनिक नाम है और उनके द्वारा होने वाले रोग हैं। पायरिडॉक्सिन आपका विटामिन B6 का रासायनिक नाम है और जो है मानसिक व्याधि इससे होती है। अला बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बाहुल्य होता है किसका? तो एमाइलोज का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल में स्टार्च अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर वह लंबे और फूल जाते हैं क्योंकि इसमें एमाइलोज की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। और निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? मैंने कई बार बताया इसके बारे में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। और किस में पाया जाता है? तो ये आपका गाजर वगैरह में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अला MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो MRI मशीन में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी की हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, किस तरंग का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ऑप्शन सी, अवरक्त तरंगों का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवरक्त का। नेक्स्ट है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण होता है। किसके अंतर के कारण? तो ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाएं तो ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता से किया जाता है। ध्वनि गुणता क्या होता है? तो बांसुरी उच्च तारत्य की होती है। जो बांसुरी होती है ये, इसका तारत्य क्या होता है? उच्च होता है। अला मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे तथा सर्दियों में गर्म होते हैं, क्यों? मिट्टी के जो घर होते हैं गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं, क्यों? तो ऑप्शन सी, मिट्टी उष्मा की बुरी सुचालक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्मा का क्या होता है? ये कुचालक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयोग हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपके टीआरई में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इस लैंपों में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का। सोडियम ज्वाला परीक्षण में पीली ज्वाला देते हैं। पोटेशियम ज्वाला परीक्षण में बैगनी ज्वाला देते हैं। और स्ट्रांसियम ज्वाला परीक्षण में आपका स्ट्रॉन्ग रेड ज्वाला देते हैं। बेरियम ज्वाला परीक्षण में हरी ज्वाला देते हैं। ये ट्रांसियम ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग पटाखों में किया जाता है। ठीक है, पटाखों में। अगला, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? इनमें से कौन सा जो है कठोरतम धातु पूछा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम।
ऑप्शन सी। देखिए, सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा जाए तो हीरा होता है, और सबसे कठोरतम धातु कौन सा होता है तो आपका प्लेटिनम होता है। सबसे मुलायम धातु कौन सा होता है तो मुलायम, ध्यान रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम होता है, इंपॉर्टेंट है ये। सार्वजनिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है आपका सोना होता है। नेक्स्ट आपका गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है तो जस्ते का लेप होता है उस पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, यसद लेपन कहा जाता है। गैल्वेनीकृत लोहे का जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेप किया जाता है। ठीक है, इस पर जस्ते का लेप किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जंग से बचाने के लिए। अलग सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नांकित में से किसकी जांच का अनुमान किया जाता है तो किसका जांच किया जाता है तो ऑप्शन ए, सीसा व कार्बन कण का जांच किया जाता है वहाँ पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा सीसा व कार्बन कण की जांच का अनुमान किया जाता है। अलग गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। जो गोताखोर होते हैं किस गैस का उपयोग करते हैं वो ऑप्शन है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है उसमें। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीलियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाने पर श्वसन की क्रिया आसानी से होती है। अगला आपका ट्यूबलाइट में भरी होती है, इंपॉर्टेंट है। ट्यूबलाइट में क्या होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम दाब पर आर्गन गैस उसमें भरी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्गन गैस होता है। जो सामान्य बल्ब होता है उसमें आपका नाइट्रोजन भरा जाता है। अगला, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। ये सब बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का मिश्रण होता है उसमें। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है। इंपॉर्टेंट है ये, तो इसमें क्या होता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्सिनोजिक पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा होते हैं, इसलिए जो है बार बार खाना को नहीं पकाना चाहिए और बार बार जो है तेल को नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांस फैट की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। अला आलू, केसर, अरबी, अदरक, हल्दी, लहसुन पादप कौन सा भाग खाया जाता है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तना। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो आलू क्या होता है कंद होता, प्रकंद क्या होता है अदरक हल्दी होता, घनकंद क्या होता है केसर अरबी जमीकंद, और सलकंद क्या होता है प्याज और लहसुन। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, भारी वाहन में डीजल का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है ऑप्शन सी, उस उच्च क्षमता और आर्थिक बल के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि डीजल में उच्च क्षमता और आर्थिक बल अर्थात सस्ता होता है डीजल, इसलिए, और इसमें जो इसकी क्षमता क्या होती है उच्च होती है ये। अलग, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है। इंपॉर्टेंट है, बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है। इसमें कौन सा नियम लगता है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार क्रिया के विपरीत क्या होता है आपका, क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं। उदाहरण की बात करें, नाविक पीछे की ओर, नाविक पानी को पीछे धकेलता है तथा पानी नाव को आगे धकेलता है, तो ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण होता है ये भी। ठीक है, अगला, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है
तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? मैंने कई बार बताया है, तो ये आपका न्यूटन का पहला नियम, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि का विकार गलत है? कौन सा जो है अस्थि का विकार गलत है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है हृदय से संबंधित होता है, हृदय में रक्त का थक्का बनना या रक्त की आपूर्ति ना होना, इससे संबंधित होता है ये। नेक्स्ट है, एम्फीसीमा की स्थिति इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। एम्फीसीमा की स्थिति किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है? तो सिगरेट पीने से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति की वायु कुपिका सिकुड़ने लगती है, और यह रोग किसके वजह से होता है? तो सिगरेट पीने की वजह से यह होता है। अगला है, एलिफेंटियासिस यानी हाथी पाँव एक रोग है जिसमें संपूर्ण अंग विकृत हो जाती है। यह किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वुचेरेरिया की वजह से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेम्बूसिया एक मछली है जिसे तालाबों में वाहक जनित रोगों को रोकने के लिए डाला जाता है, जैसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया की को रोकने के लिए इसे डाला जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गम्बूसिया मछली। ठीक है, गम्बूसिया मछली प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के लार्वा का भक्षण करती है, यानी ये खा लेता, और इसी वजह से कौन सा रोग होता है? तो आपका मलेरिया रोग होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और मलेरिया का वाहक मच्छर कौन सा होता है? तो मादा एनाफिलीज होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और किससे होता है ये? तो प्रोटोजोआ से यह होता है। अगला है, एक रोग जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में कभी कभी पाया जाता है, जो CNS के बहुत खराब संयोजन, भूलने और हाथ के कंपन से लाक्षणिक होता है, वह है। तो आपका अल्जाइमर रोग होता है वो। ठीक है, इसमें इसे भूलने की बीमारी कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अल्जाइमर। अगला, टाइफाइड की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण है। टाइफाइड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट ये, तो विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, विडाल टेस्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिसा ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो एड्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एलिसा। नेक्स्ट है, ग्रह चमकीले किसके कारण दिखाई देते हैं? तो जो ग्रह होते हैं चमकीले किसके कारण दिखाई देते हैं? तो परावर्तन की वजह से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रह चमकीले परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि ग्रह परावर्तन में जब प्रकाश की विकिरण जिस आपतित किरण से आती है उसी प्रकार परावर्तित हो जाती है, यानी किसकी वजह से? तो परावर्तन की वजह से। अला, चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन है, कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, तो आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फाइब्रिन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? खाद्य पदार्थों में जो है विकृत गंधिता से बचाने, यानी से खराब होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है उसमें। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। वसा से बने पदार्थ लंबे समय तक पड़े रहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में इन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे पदार्थ की गंध व स्वाद बदल जाती है। इसे विकृत गंधता कहा जाता है, और इसके बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है इसमें। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब, निकट में क्या होता है आपका? निकट में रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें रेटिना के पहले बनता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे, और निकट में क्या होता है? तो रेटिना से पहले बन जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकट को क्या कहते हैं? इसे मायोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मायोपिया कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट में क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, और दूर में क्या होता है? निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। और दूर में क्या होता है? तो जो दूर में प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, रेटिना के पीछे बनता है। अच्छा, दूर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दूर में जो ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का। और निकट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जो पेरिस्कोप होता है किसके सिद्धांत पर? तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो पनडुब्बी वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका,
साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या होता है? ये व्यतिकरण के वजह से दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण से दिखाई देता है ये। विटामिन बी3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी3 मैंने बताया इसके बारे में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4D सिंड्रोम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी3 की कमी से 4D सिंड्रोम नामक रोग होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन इसका रासायनिक नाम होता है। अगला है, दूध का दही में परिवर्तन किस जीवाणु के कारण होता है? इंपॉर्टेंट है। दूध से दही में परिवर्तन किसकी वजह से होता है? तो लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अला, मछली के लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। मछली के लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन? विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। अला, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपचार कोविड-19 का नहीं है? कौन सा एक उपचार जो है कोविड-19 का नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेट्राजन दवाइयों द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? कौन सा प्रोटोजोआ जनित है? मैंने अभी कई बार बताया इसके बारे में। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका वाहक मच्छर मादा एनाफ्लीज होता है। एक ध्यान रखिएगा, डेंगू जो है आपका जो है इसका वाहक मच्छर मादा एडीज होता है। ठीक है, मादा एडीज होता है, और जो मलेरिया का होता है मादा एनाफ्लीज होता है, और ये प्रोटोजोआ से होता है। अला, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में कौन सा रोग होता है? तो घेगा होता है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में घेगा रोग सर्वाधिक होता है, जिससे एडेमिक घेगा रोग कहा जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका जो है घेगा रोग होता है। अला, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में सर्वाधिक प्रचलित तकनीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्या कारण है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये अत्यधिक क्या होते हैं? अभिक्रियाशील होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो सोडियम होता है इसको जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जो पोटेशियम होता है इसे जल में रखा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? ये पूछा गया प्रश्न है, सभी को पता होगा। कौन सी धातु, यहाँ पे धातु पूछा है, कमरे की ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहता है? तो मरकरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। अगर यहीं पे अधातु पूछा होता, कौन सी धातु कमरे के ताप पर अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो उनका ब्रोमीन रहता है। ठीक है, ब्रोमीन। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान, ये अधातु है और ये जो मरकरी है ये धातु है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।